हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट, जो क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट बच्चों। तो बच्चों जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बच्चों, उस वीडियो को भी जाकर आप लोग जरूर देखो। उसमें मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक के सारे टॉपिक, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, ओम्स लॉ हो और उसके फैक्टर्स हो, वो सब कवर किया बच्चों। तो आप लोग बच्चों उस वीडियो को जाके जरूर देखो। और उसके बाद बच्चों आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर है, उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है, उसके अलावा किरचॉफ्स लॉ है, ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले बच्चों। तो जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। देखो बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो देखो बच्चों, किसी भी सर्किट में आपको पता है बच्चों, हीट क्या होता है हमारा, I स्क्वायर आर इंटू टी, और पावर का फॉर्मूला होता है हीट बाई टाइम, यानी कि I स्क्वायर आर। इसको कोई चाहे तो V इंटू आई भी लिख सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसका पावर का होता है V स्क्वायर बाई आर, है ना बच्चों। ये है V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मान लो बच्चों, कोई बल्ब दे रखा है, ठीक है। किसी बल्ब में बच्चों दे रखा है, उसका बल्ब का रेटिंग दे रखा है 100 वॉट और दे रखा है 220 वोल्ट। तो कहेगा इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो। तो हम लोग इसी रिलेशन से निकालेंगे कि R क्या होगा, V स्क्वायर बाई पी, यानी कि 220 इंटू 220 अपॉन में 100, यानी कि 484 ओम, है ना बच्चों। लेकिन ये तो बच्चों बहुत छोटी छोटी बात हो गई, 10th में ही पढ़ा है आपने। तो हम लोग बच्चों जिस तरह की क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो बच्चों एक बार उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मान लो बच्चों एक सर्किट दे रखा है आपको, जिस सर्किट में 3 रेजिस्टर लगा दिया है। ये मान लो बच्चे 3 ओम रेजिस्टर है, ये मान लेता हूं मैं 6 ओम रेजिस्टर है, और ये ले लेता हूं मैं कि 2 ओम रेजिस्टर है, और ये है एमीटर, और यहां एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अगर यहां क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर मान लो एमीटर की रीडिंग जो है, क्वेश्चन में दे रखा है रीडिंग ऑफ एमीटर बी 2 एम्पियर, क्वेश्चन है देन कैलकुलेट टोटल पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है बच्चों। तो मान लिया बच्चों कि यहां पर आपको कह रखा है कि 2 एम्पियर का करंट। देखो बच्चे क्या होगा कि यहां से 2 एम्पियर की करंट जा रहा है ना। तो अब क्या होगा कि कुछ करंट इसमें चला जाएगा और कुछ करंट इसमें चला जाएगा, है ना बच्चों। तो मान लेते हैं बच्चों कि इसमें करंट चला गया है I1, तो इसमें फिर कितना चला जाएगा, 2 माइनस I1, है ना बच्चों। अब देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम। मेन टारगेट क्या है बच्चों कि हर एक रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट जाएगा, वो मेरा टारगेट है, फाइंड कर लूं, फिर I स्क्वायर इंटू आर लगा करके पावर सबका निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहां मान लिया मैंने I1, यहां मान लिया, यहां पर क्या हो गया फिर 2 माइनस I1। अब ये दोनों पैरेलल में, तो क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 3I1 इक्वल्स टू 2 माइनस I1 इंटू 6। तो देखो 3 2 जा होगा 6, तो I1 हो गया हमारा 4 माइनस 2I1, इसको इधर ले आए, क्या होगा 3I1 इक्वल्स टू 4, तो I1 आ जाएगा 4/3 एम्पियर, ठीक है बच्चे। तो इसमें बेटा आ गया हमारा 4/3 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा बच्चों क्या होगा, 2 माइनस 4/3, तो ये आएगा 2/3, यानी कि इसमें करंट जाएगा बच्चों 2/3 एम्पियर, और इसमें कितना जाएगा 4/3 एम्पियर, ठीक है बच्चे। तो अब मैं पावर को लिखूं, पावर टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 मान लो बेटा इसके अबाउट, तो करंट मिल चुका है हमें विच इज 4/3, तो क्या कहूंगा मैं 4/3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 3। अब देखो बेटा P2 ले लिया इसके अबाउट, तो यहां करंट कितना है 2/3, तो क्या कहूंगा मैं 2/3 का स्क्वायर इंटू 6,
अब लास्ट है बेटा ये। अब देखो यहां से जो 2 एम्पियर जा रहा था उसमें से कुछ गया इसमें, कुछ गया इसमें, बाद में फिर से इसमें क्या होगा, इसमें बैक 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो इसमें पावर क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस भी कितना है 2, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों क्या होगा कि आपका निकल जाएगा इसमें किसमें कितना पावर होगा। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फिर डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो देखो बच्चों, जब भी किसी हम बैटरी की बात करते हैं उसमें एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक होता है बच्चों हमारा सेल जिसका ईएमएफ होता है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, है ना। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा कि अगर मान लो बैटरी से जो करंट निकल रहा है आई, वो आई क्या होगा, ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। तो बच्चों यहां से हम लोग लिख सकते हैं, एक होता है रिलेशन V, V होता है हमारा E माइनस आई आर, ठीक है ना। देखो बच्चों यहां से क्या बन जाएगा रिलेशन, तो आप कहोगे कि E इक्वल्स टू होगा आई आर प्लस आई आर, और ये जो आई आर होता है वही होता है हमारा वोल्टेज, है ना। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस आई आर। तो ये कब होगा बच्चों, जब हमारा सेल डिस्चार्ज करेगा, ये होगा सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल इज डिस्चार्जिंग। जब भी सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसके बाद क्या होगा कि बड़ी वाली प्लेट या जिसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं उससे करंट निकलेगा, तो वो केस होता है डिस्चार्जिंग का। उस केस में V क्या होगा हमारा E माइनस आई आर, यानी कि इस केस में V हमेशा जो है कम होगा हमारा ईएमएफ से। लेकिन इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग यानी कि इसको मैं चार्ज करने लगूं तब क्या होगा बच्चों डायग्राम, तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, बड़ी वाली प्लेट से करंट एंटर करेगी, है ना। तो इस केस को कहेंगे चार्जिंग। तो ऐसे में V इक्वल्स टू होगा हमारा V इक्वल्स टू E प्लस आई इंटू आर, यानी कि V ग्रेटर देन E। तो आपसे बच्चों कभी कभी पूछा जाता है कि क्या कभी किसी बैटरी का जो वोल्टेज है वो इसके ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है कभी, ठीक है। तो आप कह सकते हो यस, कब, जब उस सेल का चार्जिंग हो रहा होगा, ठीक है ना। और थर्ड केस क्या होगा बेटा कि जब ये बैटरी यूज में नहीं होगा, इफ सेल इज नॉट इन यूज, मतलब सर्किट को कर दिया मैंने ओपन, ये सर्किट को मैंने ब्रेक कर दिया, तो ऐसे केस में क्या करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E, ठीक है बच्चों। तो ये था बेटा डिस्चार्जिंग का केस, ठीक है ना। ये था केस हमारा डिस्चार्जिंग का, जिसमें कि आप लोगों ने कहा कि सर वोल्टेज जो सप्लाई करेगा बैटरी वो उसके ईएमएफ से कम होगा, और चार्जिंग जब होगा तो उसमें क्या होगा, ज्यादा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चलते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों क्या होगा हमारा, अब मान लो बेटा पहले लेते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। फर्स्ट लेते हैं बेटा जी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज। देखो बेटा पहला केस लिया मैंने, ठीक है। जैसे कि मान लो बेटा ये है हमारा सेल E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। दूसरा सेल लिया E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इस तरह से बच्चों क्या हुआ, ये तीसरा लिया E3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R3, है ना। तो ऐसे सिचुएशन बच्चों आपको पता है कि करंट जो है सीरीज में सेम फ्लो करता है I। तो ऐसे में अगर मान लो कि हमने कह दिया कि जो नेट वोल्टेज है ना, वो है बच्चों V वोल्ट है नेट, ठीक है। तो ऐसे में आप कहोगे कि ये V जो है इक्वल होगा V1 इसके अबाउट, V2 इसके अबाउट, V3 इसके अबाउट एंड सो ऑन।
तो क्या कह सकता है बच्चों, V हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मान लो बेटा 3 ही सेल होते तो सिर्फ, ठीक है बच्चों। तो क्या है बच्चों कि V का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि जब ये सेल डिस्चार्ज होता है तो V इक्वल्स टू क्या होता है, E माइनस आई आर। और सीरीज में पता है करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। तो इस V को लिख लूंगा मैं E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। और ये क्या होगा बच्चों, E1 माइनस आई आर वन, E2 माइनस आई आर टू, E3 माइनस आई आर थ्री। यानी कि E1 प्लस E2 प्लस E3 सब एक साथ कर लिया, माइनस आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 एक साथ कर लिया। तो बच्चों इससे कंपेयर कर लूं अगर मैं कि E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों रिलेशन कि E इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, जब सेल सीरीज में लगे होंगे तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मान लो बच्चों n आइडेंटिकल सेल्स होंगे तब ईएमएफ क्या होगा, फॉर n आइडेंटिकल सेल तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों NE, R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों N इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो अब बच्चों इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा कि 4 सेल ऐसे हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, जिसके लिए मुझे वोल्टेज और करंट का ग्राफ दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो गौर से देखना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें। देखो बच्चों, इस तरह से कोई ग्राफ बना के दे रखा है आपको। ये दे रखा मान लो 1.6 वोल्ट। ये देखो बेटा V वर्सेस I का ग्राफ दे रखा है। फिर दे रखा है 1.2 वोल्ट, ये दे रखा है 1 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा 4 सेल्स आर इन सीरीज, are connected in series, are connected in series for which V versus I graph is given. Then calculate first part में EMF of each cell, सेकेंड पार्ट में इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको निकालना है जिसको हम लोग स्मॉल आर से नोट करते हैं। और थर्ड पार्ट में आपसे कह रखा है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट जो सप्लाई होगा वो भी आपको फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन ये है कि 4 सेल को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो उसके लिए वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ गिवन है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब कहेंगे कि लेट स्मॉल ई मतलब कैपिटल ई एंड स्मॉल आर आर ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ठीक है ना बच्चे, तो जब 4 के 4 सीरीज में लगा हुआ है देन V इक्वल्स टू क्या होगा, 4E माइनस 4IR। अब देखो ये होगा बच्चों नेट वोल्टेज का रिलेशन। अब इस ग्राफ में देखो आप, जब करंट को मैं बिल्कुल कम करते करते जब 0 कर देता हूं तो वोल्टेज कितना हो रहा है, 1.6 वोल्ट है ना। तो लिखूंगा मैं फॉर I इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू आ रहा है 1.6 है ना बच्चों। देखो जब करंट को 0 करो तो वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.6 वोल्ट है ना। तो ये जो बच्चा V की वैल्यू है 1.6 है ना, फॉर I इक्वल्स टू 0 करने पर। ठीक है ना, लेकिन हमारा बेटा अगर I को मैं 0 कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, V हो जाता है हमारा 4E के इक्वल, और जो है हमारा 1.6 तो E की वैल्यू क्या होगा 1.6/4 यानी कि 0.4 वोल्ट। देखो बच्चे फिर से कह रहा हूं मैं,
कि जब करंट को मैंने जीरो कर दिया तो वोल्टेज आया 1.6 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इस रिलेशन बच्चों जब करंट को मैं जीरो कर दूंगा तो V किसके इक्वल आ रहा है, 4E के इक्वल, यानी कि 4E हो गया 1.6, तो E हो गया 1.6/4 यानी कि 0.4 वोल्ट। तो यानी कि हर एक सेल का EMF कितना आ गया, 0.4 वोल्ट। अब बच्चों सेकंड पार्ट है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। तो फिर से बच्चों अब इस बार क्या करें, करंट ले लेंगे 1 एम्पियर, जिसके लिए वोल्ट दे रखा है 1.2। तो फिर से आप क्या कहोगे कि सर V होता है 4E - 4IR। अब देखो V की जगह पे लिखूंगा 1.2, 4E की जगह पे लिखूंगा 1.6 - 4, करंट दे रखा है 1 और स्मॉल r। तो अब क्या करोगे बेटा, 4R को इधर लाऊंगा तो 4R इक्वल्स टू होगा 1.6 - 1.2 यानी कि 0.4। तो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या होगा, 0.1 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट में देखो हमसे कह रहा है मैक्सिमम करंट। तो देखो जब मान लो बेटा 4 सेल सीरीज में लगा हुआ है तो नेट ईएमएफ क्या होगा, 4E। 4 सेल और उसके बाद नेट, देखो अगर इसमें करंट की बात करूं तो करंट क्या होता है, 4E 4R प्लस कैपिटल R, है ना बच्चों। क्योंकि 4 सेल सीरीज में है तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 4E, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 4R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो ये आ गया, है ना बच्चों। तो अब क्या है कि हमसे कह रखा मैक्सिमम करंट निकालो, ठीक है। तो बच्चों आप लोग कह सकते हो, ठीक है बेटा, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। आप लोग बच्चों पहले भी लिखवा चुका हूं मैं, फर्स्ट पार्ट में वीडियो में बताया था मैंने कि मिक्स ग्रुपिंग में जब भी हमें मैक्सिमम करंट चाहिए होता है ना, लिखोगे आप कि फॉर I मैक्स नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कब, यानी कि जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, कब, जब करंट मैक्सिमम चाहिए। तो बच्चों जब I मैक्स लिखूंगा तो ये क्या होगा, 4E 4R तो था ही, अब कैपिटल R की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4R लेना पड़ेगा, यानी कि E/2R। E था हमारा 0.4, 2 × 0.1 तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। यानी कि बच्चों मैक्सिमम करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सीरीज जो था, कॉम्बिनेशन था सेल्स का। अब बच्चों इसके बाद चलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो आराम से देखना बच्चों, है बहुत ही आसान, ठीक है ना। तो टॉपिक है बच्चों हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। तो मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास जो है ये है सेल E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। दूसरा सेल लिया मैंने ये E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। और ये सब का सब बच्चों जो है मेन सेल से कनेक्टेड है। आपको पता है बच्चों पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो इसमें से करंट निकलता है I1, इसमें से करंट निकलता है I2, ठीक है ना। और ये जा रहा है हमारा नेट, ठीक है, करंट, ठीक है बच्चों। आपको पता है बच्चों पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, सब के बाद वोल्टेज सेम है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि I क्या होगा हमारा, I1 + I2, है ना बच्चों। और देखो ग्रुपिंग इसमें मैंने पहले बता रखा बच्चों कि V क्या होता है हमारा, E - IR। तो बच्चों अगर मैं I1 लिखूंगा तो यहां से क्या कहोगे कि I1R = E1 - V, है ना बच्चों। तो यहां से हमारा I1 की वैल्यू क्या आएगा, E1/R माइनस, ठीक है बच्चों। बल्कि हम यहां पर I1 R1 था हमारा, तो E1/R1 माइनस V/R1। देखो जो क्लियर है कि वोल्टेज होता है हमारा EMF माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस,
ठीक है, तो मैं चाहता था करंट इंटू रेजिस्टेंस वाला टर्म इधर ले आओ, तो I1 R1 इक्वल्स टू क्या होगा, E1 माइनस V, है ना बच्चों। देखो मेरा फर्स्ट सेल के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे में बच्चों क्या हुआ, I1 की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चे लिख सकता हूं मैं सिमिलरली I2 हो जाएगा बच्चों E2 माइनस V बाय R2, ठीक है बच्चों। इसको बच्चों शॉर्टकट में कोई चाहे तो लिख सकता है E1 माइनस V बाय R1, ये था I1 की वैल्यू और ये हो गया I2 की वैल्यू, है ना। अब ये वैल्यू में बच्चों यहां पुट करने वाला हूं, तो I की वैल्यू होगा E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों। अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए। तो ये समझ गए बच्चे कि ये था हमारा पहला सेल जिससे I1 निकला था, इससे I2। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस I1 I2 की वैल्यू पुट करके मुझे किसी भी तरह से नेट वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, तो I की वैल्यू क्या लिखूंगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना बच्चों। तो बेटा ये था, सॉरी ये V है हमारा ना, ठीक है, देखो V था हमारा, तो दिस इज योर V। तो मुझे बच्चे इस V को ही लाना है इस तरफ, तो मैं इस पूरे टर्म को इधर ले आता हूं, तो V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल्स टू क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2 और माइनस I। अब क्या करने वाला हूं बच्चों, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, V R1 प्लस R2 बाय R1 R2, है ना, इक्वल्स टू दिस वन E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2 माइनस I। अब क्या करूंगा बच्चों, R1 R2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा और R1 प्लस R2 से सबको डिवाइड करूंगा, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है बच्चे। इसको उल्टा करके सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, फिर V इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2, ठीक है बच्चे। तो ये क्या आ गया हमारा I R1 R2 बाय R1 प्लस R2, जिसको बच्चों दो स्टेप में समझने में दिक्कत है। अब सोच लो बच्चों कि सिर्फ एक बार मैंने R1 R2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ का R1 R2 खत्म, यहाँ का R1 R2 खत्म और यहाँ रह जाएगा सिर्फ R1 R2, ठीक है बच्चों। और फिर क्या करूंगा, R1 प्लस R2 से सबको डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो यहां से बिल्कुल गायब हो जाएगा और यहाँ पर ये तो खत्म हो चुका है, तो नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2 और यहाँ भी आ जाएगा बच्चों ये। देखो बेटा ये आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है। अब कहूंगा कि बट V होता है हमारा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, है ना बच्चों। इसलिए मैं कह सकता हूं देयरफॉर E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों पैरेलल का, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल था हमारा, यहां था बच्चों E1, ये था R1, ये था हमारा E2, ये था हमारा R2, मैंने कहा यहां से करंट निकला I1, यहां से करंट निकला I2, वोल्टेज सबके अबाउट था V। तो मैंने कहा कि V जनरली होता है E माइनस IR, तो पहले इसके लिए मैंने रिलेशन निकाला, तो आ गया हमारा I1 R1 इक्वल्स टू E1 माइनस V, है ना बच्चों, ये जनरल रिलेशन होता है ना, उसी को यूज करके मैंने निकाला। इसी तरह से I1 आ गया बच्चों ये, सिमिलरली फिर I2 की वैल्यू आ गया ये। अब मैंने कहा कि नेट करंट होता है I1 प्लस I2, तो I1 की जगह पर ये डाटा पुट किया, I2 की जगह पर ये पुट किया, V वाले टर्म को एक तरफ कर लिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में बता ही चुका हूं कि R1 R2 से सबको पहली बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो बेटा पहली बार मल्टीप्लाई करने से ये दोनों खत्म, यहां आ जाता है R1 R2
और फिर R1 प्लस R2 से सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों एक डेरिवेशन है, आप लोग इसको कर लेना। अब चलते हैं बेटा जी किरचॉफ्स रूल पे। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ से पहले एक बार देख लेता हूं बेटा, कुछ ऐसा चीज हो जो कि अगर सेल्स करवा दिया, EMF करवा दिया, ठीक है, सीरीज, ठीक है बेटा। अब किरचॉफ्स रूल ही है बेटा। देखो देखो बच्चों, किरचॉफ्स के जो रूल्स हैं उसको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों किरचॉफ्स के दो रूल आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लॉ होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकंड होता है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये होता है बेटा किरचॉफ्स रूल। उसमें आता है फर्स्ट रूल, इसको हम लोग बच्चों जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल। और इसमें लिख लेंगे दिस लॉ या दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये रूल कहता क्या है, इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल there is no accumulation, there is no accumulation of electric charges, of electric charges in the circuit। ठीक है बच्चों, इसका कहना है कि सर्किट में कहीं भी चार्ज का कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं आता, मतलब जितना करंट आया उतना ही करंट चला जाएगा। मान लो बच्चों यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2, यहां जा रहा है करंट I3। इसका मतलब जितना करंट आया उतना ही चला जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया फर्स्ट रूल। तो बेटा इस पर बेस्ड भी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं आप लोग को। ठीक है, मान लो बेटा एक छोटा सा सर्किट का पार्ट मैं आपको देता हूं। ये सर्किट लिया बेटा जी, ये देखो, मान लो यहां से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, यहां से आ रहा है 1 एम्पियर करंट, यहां चला गया हमारा 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तो पूछेगा इसमें कितना करंट जाएगा I1, और यहां से आ रहा मान लो फिर से 2 एम्पियर करंट, तो यहां पर कितना करंट चला जाएगा I2, ये कह रहा है आपको निकालने के लिए। ठीक है, जबकि यहां मेंशन कर रखा है कि 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर चलाया बच्चे 2 एम्पियर करंट। ठीक है, और यहां से आता 1 एम्पियर करंट, इसमें चला गया हमारा 2 एम्पियर करंट, तो फिर यहां पर कितना करंट जाएगा उसको लिख लेते हैं बच्चों I2। और यहां से आ रहा मान लो बच्चा 1 एम्पियर, यहां से ले लेते हैं हम लोग 1 एम्पियर करंट ले लेते हैं, 1 एम्पियर करंट यहां से ले लेते हैं, तो फिर इसमें कितना करंट चला जाएगा I3। तो इस तरह से बच्चों आपको फाइंड करना है I1 क्या होगा, I2 क्या होगा और I3 क्या होगा, है ना। तो बस कंसेप्ट क्या लगाना है कि जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर, लेकिन उसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो बचा क्या हमारा, तो यहाँ क्या कहोगे कि फिर यहाँ बच गया हमारा 2 एम्पियर, है ना। 2 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, लेकिन चला गया इधर 1 एम्पियर, तो बचा कितना 2 एम्पियर। तो ये हो गया बच्चों 2 एम्पियर, आ रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया 3 एम्पियर। अब देखो पहले हम I2 निकालते हैं, यहां से चलते हैं बच्चों। अच्छा I2 वहां भी लिख दिया, तो इसको I3 लिख लेते हैं, इसको I4 लिख लेते हैं, है ना बच्चे। देखो अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, 1 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, उसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो बाकी कितना बचा हमारा 2 एम्पियर, तो कह देंगे इधर चला गया 2 एम्पियर। अब मान लो यहां से आ रहा है 1 एम्पियर, यहां से आ रहा है 2 एम्पियर, तो इसमें से 2 एम्पियर इधर चला गया, तो इसका मतलब I3 क्या हो गया हमारा 1 एम्पियर।
और 1 एम्पियर यहां से आ रहा है, 1 एम्पियर यहां से आ रहा है ना, और यहां से आ रहा था 2 एम्पियर, तो टोटल मिला के क्या होगा 4 एम्पियर इसमें जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से बोलता है 2 एम्पियर आया, 1 एम्पियर आया, लेकिन चला गया इधर 1 एम्पियर, तो बचा कितना 2 एम्पियर, तो इसमें आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, यहां से 2 एम्पियर आया, यहां से 1 एम्पियर आया था, यहां से 1 एम्पियर, तो बाकी बचा क्या 4 एम्पियर, है ना। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट रूल बेस्ड क्वेश्चन। अब बच्चों सेकंड रूल जो है हमारा किरचॉफ्स का सेकंड रूल को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। ये होता है बच्चों बेस्ड होता है हमारा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका जो बच्चों स्टेटमेंट होता है इसके हिसाब से है कि इन एनी क्लोज्ड लूप, इन एनी क्लोज्ड लूप सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across each registers equals to EMF enclosed by the circuit, enclosed by the सर्किट, है ना बच्चों। जैसे कि मान लो बेटा कहीं भी ले लिया मैंने सर्किट, ये ले लिया R1, ये ले लिया R2, ये से लिया E, ये लिया मान लो R3, इसमें से बेटा करंट निकल रहा है I, यहां भी गया I, यहां भी गया I, है ना, और यहां भी गया I। तो इसका कहना है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स, मतलब IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल्स टू क्या होगा EMF ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों किसी किसी बुक में इसी को ऐसे लिख देगा E माइनस I1R, E माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3 इक्वल्स टू 0। तो वो बच्चे कंफ्यूज मत करना कि देखो दोनों चीज सेम ही है, ठीक है। बट मैं बच्चों इस तरह से लेके चलता हूं जैसा स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल्स टू EMF एनक्लोज्ड, है ना बच्चों। अब अगर मान लो बच्चों यहां पर अगर हमारे पास एक और सेल होता, ये होता है बच्चों E2, है ना, तो देखो इसमें से भी करंट निकल रहा है, इसमें से भी करंट निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों इसको E1 प्लस E2 कर देंगे। ठीक है, कब जब दोनों से ही करंट निकल रहा है, यानी दोनों दोनों डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मान लो कि हमारा जो दूसरा है ये बड़ा कर दिया मैंने, है ना, और करंट की डायरेक्शन को मान लो ऐसा दिख रहा है बच्चों, करंट तो ऐसा ही जा रहा है, यानी कि अब ये डिस्चार्ज होने के बाद क्या हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों E1 माइनस E2। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। दूसरी बात कि देखो बच्चे हम जिस तरह से जाएंगे, जैसे मैं जा रहा हूं इधर से और करंट कहीं फ्लो करने लगेगा ऐसे, तो उसमें मैं I की जगह पर IR की जगह पे माइनस ले लूंगा। ठीक है बच्चों, तो एक बच्चों एग्जांपल लेकर समझाता हूं जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसमें बच्चों एक दो लूप में मैं आपको इस लूप लॉ को अप्लाई करके बता देता हूं। ये बेटा सॉल्व एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 3.7। तो देखो बच्चे ये दे रखा है 4 ओम और यहां है 2 ओम, फिर यहां है 10 वोल्ट की बैटरी, यहां है 1 ओम का रेजिस्टर, यहां है फिर 2 ओम का रेजिस्टर, यहां है फिर 4 ओम का रेजिस्टर, फिर है हमारा ये 5 वोल्ट की बैटरी, ये है 5 वोल्ट की बैटरी,
ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं अपने मन से बच्चों करंट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। मान ले बेटा कि करंट यहां से निकाला मैंने I1, अब इसमें चला गया बच्चों, अगर मान लो I2 करंट है ना, I1 आया था, I2 चला गया, तो इसमें कितना जाएगा, I1 माइनस I2 है ना। अब I2 यहां पर आया है ना, और मान लेते हैं बच्चे कि यहां से करंट आया था I3, यहां से I2, यहां से I3, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, I2 प्लस I3 है ना बच्चों। और देखो I2 प्लस I3 में देखो, इसमें से I1 मैंने निकाला था, तो I1 भी वापस आ रहा होगा, तो I2 प्लस I3 आ रहा, तो उसमें से I1 चला गया, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, I2 प्लस I3 माइनस I1 है ना बच्चों। अब देखो बच्चे, यहां से आया था I1, चला गया I2, तो ये I1 माइनस I2 क्या होगा, यहां तक आ रहा है ना, और ये इससे मिलकर के फाइनली क्या हो जाएगा, I3। ठीक है। तो अब अगर मान लो बच्चों, मैं लूप का अगर नाम दे रखा होगा, पॉइंट्स लिख रखा बच्चे A B C D E, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, और ये होगा बच्चों E। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, मैं जो लूप ले रहा हूं, ठीक है, देखो जो सबसे पहले मैं लूप ले रहा हूं ये वाला लूप, तो क्या कहूंगा मैं कि इन लूप CABC क्या करूंगा बच्चों, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू 1, तो 1I1 है ना बच्चों, I1 इंटू 1। ठीक है। फिर मैं गया इधर, तो क्या है 4I2 प्लस 4I2, फिर मैं इधर आया, तो क्या होगा, प्लस में 2 इंटू करंट कितना है, I2 प्लस I3, I2 प्लस I3, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो बैटरी है हमारा 10 वोल्ट का, ये 10 लिख लेंगे है ना, यानी कि I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 10। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 4I2 प्लस 2I2 क्या होगा, 6I2, तो I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 10, ये होगा बच्चों मान लो एक इक्वेशन। ठीक है। अब अगर मान लो बच्चों मैं ले रहा हूं ABDA, इन लूप ABDA, मैं इसलिए ऐसा लूप लिया ताकि देखो मैं जाऊंगा ऐसे और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो ये माइनस आ जाएगा, इसलिए मैं एक लूप ये भी लेके दिखाता हूं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, देखो 4 इंटू I2, क्योंकि करंट और सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, अब प्लस में क्या करूंगा, 2 इंटू I2 प्लस I3 है ना, यहां तक, प्लस देखो बेटा 2 इंटू, प्लस में लिखेंगे 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 है ना, यहां तक। लेकिन अब मैं जा रहा हूं ऐसे और करंट जा रहा है ऐसे, तो यहां हो जाएगा माइनस, तो माइनस में लिखना पड़ेगा 4 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है। तो अब देखो मैंने जो ऐसा वाला लूप लिया, इस लूप में कोई सेल आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दैट इक्वल्स टू कर देंगे 0। ठीक है ना बच्चे। इसी तरह से बच्चों अगर कोई भी लूप लूं, अगर मैं ये वाला लूप लेता हूं, क्या दूंगा, इन लूप मैं ई से स्टार्ट करता हूं, EBDE है ना बच्चों। तो इसमें देखो कोई रेंज नहीं है, इसमें देखो फिर से आएगा 2 इंटू I2 प्लस I3 प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, यहां तक आ चुका हूं मैं। अब इधर कुछ तो है नहीं, तो दैट इक्वल्स टू क्या होगा, 5 है ना बच्चों। तो इस तरह से देखो हमारे पास अननोन है I1 I2 I3, 3 अननोन है, तो हमें बच्चों 3 इक्वेशन कम से कम लाने पड़ेंगे, जिसको सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों किरचॉफ्स का सेकंड रूल। ठीक है। अब बच्चों आगे है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक 2 नंबर का आता है बच्चों प्रूव करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चा फिर से ले लिया मैंने ऐसा, देखो बेटा ये रजिस्टर है P, ये रजिस्टर है Q, ये रजिस्टर है मान लो R,
ये रेजिस्टर है आस और यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जी। देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में क्या होता है कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस अगर हो जाए तो गैल्वेनोमीटर होकर के करंट फ्लो नहीं करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज prove that P by Q equals to R by S. In balanced Wheatstone bridge condition prove that P by Q equals to R by S. ठीक है बच्चों, हमें प्रूव करना है। तो देखो जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या होगा, जिसमें कि करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों पहले मान लेते हैं कि यहां से करंट आ रहा था I1, यहां करंट जा रहा था I2। मान लो बच्चे इसमें करंट चला गया IG, तो इसमें कितना जाएगा I1 माइनस IG, और यहां आ रहा था I2, यहां से आ रहा था IG, तो दोनों मिलके था कितना चला गया I2 प्लस IG। हमें बच्चों फाइनली क्या प्रूव करना है कि जब IG 0 हो जाएगा तब वो कंडीशन आएगा। ठीक है, तो मान लो बेटा लेता हूं मैं A B C और इसको लिख लेता हूं मैं D। तो क्या लिखोगे आप, इन लूप A B C A, है ना बच्चों, इस लूप की बात करेंगे। तो क्या कहोगे आप, I1 इंटू P प्लस IG इंटू G माइनस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। तो कहेंगे सिंस व्हीटस्टोन इज बैलेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, है ना बच्चों। देयरफॉर क्या होगा बच्चों, देयरफॉर IG हो जाएगा 0। तो बच्चों इसी इक्वेशन में क्या बन जाएगा फिर हमारा कि I1P इक्वल्स टू हो जाएगा I2 इंटू R। इसको लिख लिया मैंने फर्स्ट। अब लूंगा मैं लूप BDCB, इन लूप BDC, तो बच्चों लिख लेता हूं मैं BDCB, इस लूप की बात कर रहा हूं। तो क्या लिखोगे बच्चों कि I1 माइनस IG इंटू Q, और ये होगा बच्चों, देखो ये मैं आ रहा हूं ऐसे, ये जा रहा है इधर, तो माइनस I2 प्लस IG इंटू S इक्वल्स टू 0। अब कहेंगे सिंस IG है हमारा 0, इसलिए क्या होगा I1 इंटू Q इक्वल्स टू I2 इंटू S। ये होगा बच्चों सेकेंड रिलेशन। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट और सेकेंड को, दोनों में I1 है, तो कहेंगे हम लोग ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, I1P बाई I1Q इक्वल्स टू क्या होगा I2R अपॉन में I2S, है ना बच्चों। तो इससे फिर क्या होगा, I1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और I2 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना बच्चों, कैंसिल कर दिया मैंने। तो क्या बचा हमारा फिर इससे हमारा प्रूव हो गया कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है तो लिख ही लेता हूं मैं I1 और ये था बच्चों I2, है ना। और फिर बाद में इसको कैंसिल करने के बाद क्या लिखोगे फाइनली आप, therefore P by Q equals to R by S proved। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों क्या है कि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है हमारा, ठीक है, मीटर ब्रिज का। तो एक न्यूमेरिकल में कर देता हूं, ठीक है, जो एनसीईआरटी का है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, मीटर ब्रिज जो है हमारा वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा उसको देखो बच्चों।
होता क्या है बच्चों, देखो एक होता है हमारा यहाँ एक सर्किट P, यहां मान लो Q है, और बच्चों ये होता है पूरा 100 सेंटीमीटर का कोई वायर, और ये होता है गैल्वेनोमीटर, और ये होता है ये पॉइंट, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन मतलब जब हमारा IG होगा 0, है ना बच्चों, तो इसको लिख लिया मान लो A, इसको लिख लिया O, इसको लिख लिया B, तो क्या होगा बच्चों, P बाय Q इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ AO बाय रेजिस्टेंस ऑफ OB। लेकिन देखो बच्चों रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू लेंथ ऑफ AO बाय एरिया, रो इंटू लेंथ ऑफ OB अपॉन में एरिया, है ना बच्चों। तो रो और एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ AO बाय लेंथ ऑफ OB, है ना बच्चों। तो होता क्या है बच्चों कि इसकी टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो इसको लिख लिया मैंने स्मॉल l, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस स्मॉल l, तो ये हो जाएगा बेटा l, और ये आ जाएगा 100 माइनस l। ये 100 हमेशा फिक्स रहता है, तभी इसको कहते हैं मीटर ब्रीज, है ना बच्चे। तो यानी कि दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू l बाय 100 माइनस l, ये होता है बच्चों इसका कंसेप्ट। अब एक न्यूमेरिकल लेकर के इसको करते हैं। तो देखो बेटा ये जो है हमारा एग्जाम्पल 3.9 है, ठीक है, एग्जाम्पल 3.9। इस क्वेश्चन में कह रखा इन अ मीटर ब्रिज फिगर 3.27, ठीक है। तो यहां बेटा फिगर 3.27 में क्या दे रखा है उसको मैं लिख देता हूं। ये है R, ये है बच्चों S, ये आ जाएगा मान लो हमारा L, ये आ जाएगा 100 माइनस L, ठीक है। तो अब बच्चों ये तो था डायग्राम। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर। बेटा फर्स्ट केस में ये है 33.7 सेंटीमीटर जहां पर नल पॉइंट मिलता है, ठीक है, फ्रॉम ए। If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, the null point occurs at 51.9, ठीक है। मान लो बेटा क्या रखा है सेकंड केस में कि जब इसके साथ आप लगा देते हो एक 12 ओम का रेजिस्टर लगा देते हो पैरेलल में, तब जो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, देन द नल पॉइंट occurs at 51.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चे तब क्या कह रखा है, जब ये लगा दिया तब हो जाता है बच्चों 51.9 सेंटीमीटर पे आ जाता है हमारा नल पॉइंट, ठीक है ना बच्चों। तो हमें R, तो फाइंड कर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S, ठीक बच्चों। तो R और S की वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो देखो बेटा पहले केस में क्या था कि जब R और S था अकेला, है ना, जब हमारा R और S था अकेला, है ना, जब ये 12 ओम नहीं लगाया था, तब आप क्या कह सकते थे कि सर R बाय S इक्वल टू होता है L मतलब 33.7 अपॉन में 100 माइनस 33.7, एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है बच्चे, ठीक है, अब इसको हटाते हैं इस केस को, अब ले लेते हैं बेटा 12 ओम को लगा दिया मैंने इसके साथ पैरेलल में। तो देखो बच्चे इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12S बाय 12 प्लस S, सिर्फ इसका। तब क्या कहूंगा मैं, तब कहूंगा मैं R बाय 12S, और ऊपर चला जाएगा कि ये आ जाएगा 12 प्लस S इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है हमारा 51.9
अपॉन में 100 माइनस 51.9। ठीक है बच्चों, तो ये रिलेशन आ गया बच्चों। अब क्या बेटा सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे बच्चों, इस दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी, और पहले वाले में पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कि पहले जब ये 12 नहीं था तो 33.7 पे मिला था। अब ये 12 ओम को पैरेलल में लगा देने के बाद यहां पर आ गया 51.9 सेंटीमीटर पे नो रिफ्लेक्शन। तो पूछ रहा था आर और एस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये रहा हमारा आज का, यानी कह सकते हो अब ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था बच्चों, जिसको कवर कर दिया। तो बच्चों मैं चाहता हूं आप लोग से, जो बच्चे नए होंगे बेटा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अलग से एक वीडियो बना करके आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।